अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे नेशनल बुक फाउंडेशन की एक्सरसाइज 1.3 जिसमें हमारे पास हैं वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। ये हमारा न्यू सिलेबस है फेडरल बोर्ड का, नेशनल बुक फाउंडेशन का। ये हमारे पास वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं। दो मैंने क्वेश्चंस लिख दिए हैं, पहले इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा, फिर फर्दर इसी तरह इस एक्सरसाइज में टोटल 10 सवाल हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि पहले हमें इन क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स क्या बता रही हैं। कह रहा ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ 1,75,000 रुपीज़। कह रहा है कि लास्ट टाइम जो बैंक स्टेटमेंट कासिम ने अपनी चेक की, उसके अकाउंट के अंदर 1,75,000 रुपये पड़े हुए थे इन हिज चेकिंग अकाउंट। फिर कह रहा है ही रोट वन चेक ऑफ 45,790 रुपीज़ एंड अनदर फॉर 1,12,921 रुपीज़। वट इज़ हिज करंट बैलेंस। इसका मतलब यह है कि उसके पास जो टोटल अमाउंट थी वो कितनी थी, पहले हम ये देखते हैं। उसके पास जो टोटल अमाउंट थी वो थी 1,75,000 रुपये। ठीक हो गया। अब देखें बच्चे, उसने क्या किया, उसने ये किया कि उसने दो चेक लिखे। कितनी कितनी अमाउंट्स के, तो जो अमाउंट उसने विड्रॉ कराई, अमाउंट जो है उसने विड्रॉ करवा ली कह लें, या जो अमाउंट उसने चेक में लिखी, तो वो कितनी अमाउंट है, वो बेसिकली जो अमाउंट उसने माइनस की है, उसने अपने अकाउंट से निकाली है, वो टोटल अमाउंट क्या होगी हमारे पास, वो होगी 45,790 रुपीज़ प्लस, ठीक है, प्लस 1,12,921 रुपी। तो इसका मतलब है जो उसने ये जो अमाउंट है उसने क्या किया है, चेक अमाउंट लिख देते हैं इसके साथ, कि इससे हमें आइडिया होगा कि वो अमाउंट जो उसने चेक लिख के निकलवाई अपने अकाउंट से या किसी को चेक लिख के दिया है, तो ये अमाउंट, इसका मतलब है कि जब भी कोई बंदा विड्रॉ करवाएगा ये उसके अकाउंट में से माइनस हो जाएगी। तो ये अकाउंट माइनस होने के बाद उसके बैंक में कितने पैसे रह जाएंगे वो हमने फाइंड करना है। पहले तो हम इसको ऐड कर लेते हैं और ये टोटल अमाउंट देख लेते हैं कि उसने कितनी अमाउंट अपने अकाउंट से निकाली है। तो सिंपली आपने कैलकुलेटर यूज़ करके इन वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है और इस तरह पता चला कि उसने 1,58,711 रुपये जो है अपने अकाउंट से निकलवा लिए चेक लिखने के बाद, चेक लिख के दे दिए या बैंक में जमा करवा के निकलवा लिए। तो जो उसके पास अमाउंट लेफ्ट है, बट सो करंट बैलेंस के लिए हम क्या करेंगे, करंट बैलेंस के लिए क्या करेंगे, हम टोटल अमाउंट में से माइनस कर देंगे चेक अमाउंट। ठीक है, तो करंट बैलेंस हमें मिल जाएगा, हम 1,75,000 रुपये में से माइनस कर देंगे 1,58,711 रुपये। तो जो अमाउंट बचेगी उसके पास वो क्या होगी, उसकी रिमेनिंग अमाउंट होगी। सिंपली हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो उसके पास जो पैसे बचे वो बचे 16,289 रुपीज़ जो हैं उसके पास बच गए। इसका मतलब है उसके अकाउंट में जो इस वक्त करंट बैलेंस है वो है 16,289 रुपीज़। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है कि आपने स्टेटमेंट को समझना है, स्टेटमेंट को समझने के बाद उसके मुताबिक अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अब देखें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है लास्ट वीक वाजिद ड्रोव टू 83.4 किलोमीटर्स ऑन 16.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। वो कह रहा है कि वाजिद के पास गाड़ी है, उसने गाड़ी चलाई, कितने किलोमीटर चलाई, 283.4 किलोमीटर चलाई, और उसकी गाड़ी ने जो पेट्रोल यूज़ किया वो उसने मेजर किया कि वो 16.2 लीटर्स पेट्रोल यूज़ हो रहा है। उसके बाद कह रहा है, वाजिद क्या कहता है कि ही सेज दैट ही एवरेज अबाउट 1.7 किलोमीटर पर लीटर। वो ये कह रहा है कि उसने एक जो है लीटर पेट्रोल में 1.75 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। इज हिज स्टेटमेंट रीजनेबल एक्सप्लेन। क्या उसने जो बात की है कि उसने 1.75 किलोमीटर एक लीटर पेट्रोल में डिस्टेंस ट्रैवल किया, क्या वो उसकी स्टेटमेंट रीजनेबल है या नहीं है। तो अभी और बाद में हमने एक्सप्लेन भी करना है कि क्यों नहीं है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना है। डिस्टेंस कवर्ड इन 16.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, वो टोटल डिस्टेंस है उसका 283.4 किलोमीटर।
तो अगर उसने 16.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में 283 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो अगर उसने, हम देखते हैं कि 1 किलोमीटर में मतलब 1 लीटर में कितना पेट्रोल किया कवर किया, तो हम क्या करेंगे, ये 16.2 जो लीटर्स है यहाँ जाके हम डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे 1 लीटर रह जाएगा। जब इससे डिवाइड होगा तो हमें पता चल जाएगा कि उसने 1 लीटर में टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो हम लिख देते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा भाई उसने 1 लीटर पेट्रोल में वाकई ये 1.75 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है या नहीं किया। तो ये क्या हो जाएगा, 283.4 डिवाइडेड बाय 16.2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हम देख लेते हैं कि किलोमीटर्स पर लीटर में कितना आता है। हम 283.4 डिवाइडेड बाय 16.2 हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, आंसर निकालेंगे। जब जो कि आंसर हमारे पास आ रहा है वो है 17.493 जो कि रफली 17.5 किलोमीटर पर लीटर में है। ठीक है, तो इसका मतलब है उसने 1 लीटर पेट्रोल में 17.493 या 17.5 किलोमीटर ट्रैवल किया है। तो इसका मतलब है कि उसने जो स्टेटमेंट दी है कि ही सेज दैट ही एवरेज अबाउट 1.7 किलोमीटर, वो क्या है, टोटली रॉन्ग है। तो हम कहेंगे हिज स्टेटमेंट क्या कहेंगे, इज नॉट रीजनेबल। रीजनेबल साथ हम लिख देंगे कि बिकॉज ही कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 17.5 किलोमीटर इन 1 लीटर एज ही कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 17.5 किलोमीटर पर लीटर। ठीक हो गया, आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2, तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वो कह रहा है सलमा बॉट अ 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक्स फॉर टोटल प्राइस ऑफ 139.2 रुपीज़। हाउ मच डिड फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड। ये देखें, इस जिस तरह हमने आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा मेजरमेंट्स हमारे पास किसी चीज़ को मेजर करने के लिए हमारे पास जो सिस्टम्स होते हैं वो फीट्स में होते हैं, मीटर्स में होते हैं। इसी तरह यार्ड भी एक मेजरमेंट सिस्टम है। ठीक है, इसी तरह कपड़े को हमेशा यार्ड्स में या मीटर्स में मेजर किया जाता है। यार्ड को उर्दू में गज़ बोला जाता है। अब क्या है कि सलमा ने 3.2 यार्ड्स ऑफ फैब्रिक ख़रीदा, कितने का, 139.2 रुपीज़ का। तो इसका मतलब है 3.2 यार्ड फैब्रिक जो है कॉस्ट कर रहा है उसको 139.2 रुपीज़ का। अगर हमें क्या चाहिए, हमने पर यार्ड फाइंड करना है। इसका मतलब है हाउ मच डिड फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड। इसका मतलब है कि 1 यार्ड का वो फैब्रिक उसको कितने रुपए में मिला होगा। तो हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं 1 यार्ड फैब्रिक कॉस्ट। सिंपली ये 3.2 है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे ओनली 1 रह जाएगा। 139.2 डिवाइडेड बाय 3.2। तो हम इसको सिंपली क्या कर देंगे, कैलकुलेटर पे सॉल्व कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी जो कि उसको जितने रुपए में वो 1 यार्ड पड़ा है। इसका मतलब है 1 यार्ड फैब्रिक जो है उसको कॉस्ट पड़ी है 43.5 रुपीज़ की। तो इसका मतलब है 43.5 रुपीज़ के हिसाब से उसने 1 यार्ड फैब्रिक ख़रीदा है और टोटल 3.2 यार्ड्स की जो उसकी कीमत बनी है वो 139.2 रुपीज़ है। ये बहुत इजी से क्वेश्चन है। यहाँ पे कॉस्ट है, यहाँ पे मतलब अमाउंट है, यहाँ पे उसकी वैल्यू है और उसकी अमाउंट है। अगर हमारे पास 3.2 यार्ड था तो उसकी ये अमाउंट थी। अगर हमें 1 यार्ड चाहिए तो 3.2 को वहाँ से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 1 रह जाएगा तो हमें 1 यार्ड की प्राइस मिल जाएगी। सिंपली वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा हूँ मोमिना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर। मतलब मोमिना 1 घंटे में 3.5 किलोमीटर ट्रैवल कर लेती है। शी टुक अ 12 आवर वॉक, हाउ फार डिड शी वॉक। इसका मतलब है अगर वो 1 घंटे के अंदर 3.5 किलोमीटर पर आवर मीन्स 1 घंटे में 3.5 किलोमीटर ट्रैवल किया उसने। तो अगर वो 12 घंटे लगातार वॉक करती रहे तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी, कितना डिस्टेंस वॉक कर लेगी।
तो हम देखेंगे कि जी 1 आवर में उसने कितनी वॉक की है, 3.5 किलोमीटर। हमें कितने आवर्स में चाहिए, 12 आवर्स में। तो यहाँ पे हमने 12 आवर करना है, तो यहाँ पे हमने जब 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, इस वैल्यू को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उसका आंसर मिल जाएगा। तो 12 आवर में जो वो वॉक करेगी, हम सिंपली इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा। उसने 12 आवर में 42 किलोमीटर जो है डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखें जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने नीचे लिख दिया हुआ है, इसको मैं अभी ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। मैं ये क्वेश्चंस मिटा रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, बट इसमें थोड़ी सी ट्रिक यूज़ होगी, आपको वो लॉजिक समझनी है, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को बड़ा इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद आगे इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दी हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7-day ट्रिप। एक हाइकिंग क्लब है जिसमें काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं या कोलीग्स हैं या एक इलाके के लोग हैं जो मिलके पहाड़ियों में हाइक करने गए हैं। ईच डे दे हाइक्ड बिटवीन 5.5 एंड 7.5 माइल्स। इसका मतलब है कि कम से कम उन्होंने 5.5 माइल डिस्टेंस ट्रैवल किया है या ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने 7.5 माइल डिस्टेंस ट्रैवल किया एक दिन में। इज़ इट रीजनेबल टू अज्यूम दैट द क्लबिंग the days the club hiked less than 3.5 miles between 35 miles या between 35 and 55 miles equally 55 miles या फिर more than 55 miles। तो इसमें से हमने बताना है कि कौन सा आंसर उसके लिए रीजनेबल है। तो उसने कितने दिन ट्रिप की है, 7 दिन की ट्रिप है, एक दिन में मिनिमम। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम उसकी जो है क्लब की टोटल हाइक फाइंड कर लेंगे। टोटल हाइक फॉर 7 डेज। अब देखिए हमारे पास रेंज है मिनिमम की भी और मैक्सिमम की। यहाँ पर हम उसकी क्या निकाल देंगे, मिनिमम हाइक, ठीक है, और इस एंड पे हम उसकी क्या निकाल देंगे, मैक्सिमम हाइक। इसका मतलब है कि अगर हम 7.5 माइल्स के मुताबिक देखेंगे तो वो उसकी मैक्सिमम हाइक मिलेगी, कितनी 7 दिन में की है। 5.5 के मुताबिक देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कम से कम उन्होंने कितना हाइक किया है। 7 डेज थे, इसका मतलब है अगर हमारे पास 7 डेज के लिए मिनिमम के लिए क्या करेंगे, हम एक दिन के लिए फॉर 1 डे है, ठीक है, टोटल हाइक फॉर 7 डेज है, मिनिमम कितनी होगी, नंबर ऑफ डेज 7 है, हाइक पर डे कितनी है जी 5.5 माइल्स। इसी तरह मैक्सिमम के लिए क्या होगी, डेज तो सेम रहेंगे मगर हमारे पास जो हाइक है वो कितनी आ गई, 7.5 माइल्स आ गई। यहाँ पे हमें उसकी मिनिमम हाइक मिल जाएगी, यहाँ पे मैक्सिमम हाइक मिल जाएगी। सिंपली हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 5.5, तो हमें यहाँ से पता चला कि उसने 38.5 माइल्स कम से कम 7 दिनों में उस क्लब ने हाइक की है। और अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो हम 7 मल्टीप्लाई बाय 7.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 52.5 माइल्स जो है मैक्सिमम जो है उसने उस क्लब ने हाइक की है। आप यहाँ पे एम की जगह माइल्स लिख लें, ठीक है। तो ये मिनिमम हाइक है 38.5 माइल्स, मैक्सिमम हाइट है 52.5 माइल्स। अब देखें हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो कह रहा है लेस देन 35 माइल्स। क्या उसने लेस देन 35 माइल्स की है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास रॉन्ग है। वो क्या है हमारे पास, हम इसको कह देते हैं नो, ये रीजनेबल नहीं है। बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स, तो देखें 35 मिनिमम 35 से ज़्यादा है 38 और मैक्सिमम 55 से कम है 52। तो इसका मतलब है 35 और 55 की रेंज के दरमियान ही उनकी हाइक है। इसलिए जो ऑप्शन बी है हमारे पास क्या है, यस है। यस, वो यस क्यों है, क्योंकि ये रीज़नेबल है, हमें समझ आ रही है कि कम से कम हाइक 35 से ज़्यादा ही है और ज़्यादा से ज़्यादा हाइक 55 से कम है, तो ये आंसर रीज़नेबल है। जो पोर्शन सी है जिसमें पूछ रहा है इक्वली 55 माइल्स, तो देखें ना तो कम से कम 55 है ना ही ज़्यादा 55 है। इसका मतलब है ये आंसर जो ऑप्शन है ये भी हमारे लिए रीज़नेबल नहीं है, तो इसके लिए भी हम क्या लिख देंगे, नो। कह रहा है मोर देन 55 माइल्स, तो भाई अगर हम मैक्सिमम हाइक भी देखें तो वो तो 52.5 माइल्स है। इसका मतलब है कि वो भी उसका ऑप्शन जो है डी वो भी रीज़नेबल नहीं है। तो जो ऑप्शन बी है हमारे पास कौन सा, बिटवीन
35 एंड 55 माइल्स जो है, सिर्फ ये हमारे पास एक रीजनेबल आंसर है, बाकी आंसर्स हमारे पास रीजनेबल नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम सॉल्व करने लगे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो ये बड़े आसान से सवाल हैं, वो हमें देखिए हमें क्या क्या रहा है। फॉर अ क्लास पार्टी ऑफ स्टूडेंट्स काउंसिल, एक स्टूडेंट्स ने मिलकर अपनी काउंसिल बनाई हुई है, वो पार्टी कर रहे हैं जिसमें उन्होंने एक परचेज किए हैं क्या 42 बैलून्स। 42 बैलून्स उन्होंने ख़रीद लिए हैं एट RS 1.85 रुपीज़ ईच। मतलब उन्होंने एक बैलून जो है वो 1 रुपये 85 पैसे का ख़रीदा है, और टोटल जो बैलून्स उन्होंने ख़रीदे हैं वो 42 बैलून्स ख़रीदे हैं। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट द स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर द बैलून्स। तो अब वो हमारे से ये पूछ रहा है कि स्टूडेंट काउंसिल्स ने जो टोटल पैसे उन बैलून्स के लिए जमा करवाए हैं या दिए हैं दुकानदार को जिससे उन्होंने बैलून्स ख़रीदे हैं, वो कितने पैसे हैं। तो हमें पता है कि 1 बैलून जो है वो कितने का है, 1 बैलून जो है वो कॉस्ट कर रहा है उनको 1 रुपीज़ 85, ठीक है, 1 रुपया 85 पैसे। इसका मतलब है अगर एक बैलून की प्राइस 1 रुपीज़ 85 पैसा है तो 42 बैलून्स की क्या प्राइस होगी। तो सिंपल है, यहाँ पे हमने 42 इंट्रोड्यूस करवाया है, तो क्या होगा यहाँ पे 1 बैलून की ये प्राइस थी, 42 बैलून्स के लिए हम क्या करेंगे 42 मल्टीप्लाई कर देंगे एक बैलून की प्राइस से, तो हमें टोटल अमाउंट मिल जाएगी। तो सिंपली जब हम 42 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.85 रुपीज़ के साथ, तो क्या होगा हमारे पास 77.7 रुपीज़। अब हमारे पास 7.7 में तो रुपीज़ होते नहीं है, तो अब ये 0.5 से बड़ी वैल्यू है। अगर पॉइंट के बाद वैल्यू 5 से बड़ी हो तो हम उसको राउंड ऑफ करके नेक्स्ट डिजिट पे ले जाएंगे। तो उस स्टूडेंट काउंसिल ने 78 रुपीज़ जो हैं वो 42 बैलून्स के पे किए हैं, ये उनको अमाउंट पड़ी है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन ट्रिकी भी है, इम्पॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम के लिहाज से भी, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ट्रिक यूज़ हुई है। देखें, जैसे कि मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ और आपको साथ साथ समझाता जाता हूँ, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं इस सवाल को समझते हुए कंफ्यूज होंगे। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, सवाल ये बहुत आसान है। इसमें कुछ अमाउंट की वैल्यूज़ दी हुई हैं जो आपको फंसाने के लिए दी हुई हैं। वो कह रहा है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, कुछ दोस्त हैं जिन्होंने 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर, एक 4 यार्ड लंबा रेक्टेंगुलर बैनर, समझ ले कि ये बोर्ड के साइज़ का उन्होंने एक बैनर ख़रीद लिया है जिसकी लेंथ जो है 4 यार्ड है, ठीक है। एंड दे पेड 3.75 रुपीज़ पर यार्ड फॉर द फैब्रिक, और एक फैब्रिक की 1 यार्ड की जो उसने कीमत अदा की है वो 3 रुपये 75 पैसे है। तो आप फ़ौरन समझेंगे अच्छा 1 यार्ड की कीमत 3 रुपये 75 पैसे है, तो 4 यार्ड की कीमत क्या होगी, आप मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 यार्ड की अमाउंट निकाल लेंगे। तो आपने ऐसा नहीं करना, पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। फॉर द फैब्रिक एंड 9 फॉर द फिल्म टू गो अराउंड द बैनर, और वो कह रहे हैं कि 9 रुपीज़ जो है उन्होंने उसके गिर्द, जो बैनर के गिर्द जो फिल्म है या प्रोटेक्शन है, जिस तरह इसके गिर्द ये प्रोटेक्शन लगी हुई है, वो लगाने के लिए 9 रुपीज़ पे कर दिए। तो आप क्या करेंगे, अच्छा ठीक है, ये रेक्टेंगल था 4 यार्ड की, इसकी लेंथ एक साइड की, 4 यार्ड की लेंथ एक साइड की, फिर आप क्या करेंगे उसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे और आप उसकी अमाउंट निकालेंगे। तो आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना, इसमें ये चीज़ पूछी नहीं गई। ये जो पार्ट है, दे पेड RS 3.75 पर यार्ड फॉर द फैब्रिक, RS 9 यार्ड फॉर द फिल्म टू गो अराउंड, ये बिल्कुल ही इररेलेवेंट है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है, क्योंकि आप देखें उसके साथ ये बता दिए कि पेरीमीटर जो है वो उसका 10 यार्ड है। अब पेरीमीटर मैं बताता हूँ बाद में आपके। व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर, एंड पे उसने हमारे से क्या पूछा कि बैनर की चौड़ाई क्या थी। ना तो उसने ये हमसे पूछा कि बैनर कितने रुपए में तैयार हुआ, या बैनर का कपड़ा कितने का आया, बैनर की फिल्म कितने की आई, वो नहीं पूछा। तो ये जो दे पेड RS पर यार्ड एंड द फिल्म की जो अमाउंट दी हुई है वो इररेलेवेंट है इस क्वेश्चन से। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दी है, और काफ़ी ज़्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे और वो अपना क्वेश्चन क्या कराएंगे, गलत कराएंगे। तो जो इन्फॉर्मेशन दी है वो हिडन यहाँ पे, वो 10 यार्ड पेरीमीटर है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ पेरीमीटर होता क्या है। बच्चे, जो पेरीमीटर होता है ना, बेसिकली वो सम ऑफ द ऑल साइड्स ऑफ अ शेप होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी बात सुने, ये देखें, ये अगर मेरे पास एक रेक्टेंगल है, तो आपको पता है रेक्टेंगल की क्या होती है, लेंथ भी सेम होती है आपस में और विड्थ भी सेम होती है। जिस तरह ये एक बोर्ड है, ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, तो हम कह सकते हैं अगर ये इसकी लेंथ है तो ये वाली साइड और वो कॉर्नर वाली साइड इक्वल है, और ये जो विड्थ है इसकी, ये वाली साइड और ये वाली साइड भी आपस में इक्वल है।
तो जो फॉर एग्जांपल उसने जो हमें बैनर की लेंथ बोली है वो कितनी बोल दी है हमें, तो बोल दी है 4 यार्ड। तो इसका मतलब है ये वाली साइड भी 4 यार्ड है, ये वाली साइड भी 4 यार्ड है। अब हमें नहीं पता ये वाली साइड कितनी है, हम उसको कह देते हैं अननोन x, और ये वाली साइड कितनी होगी, वो भी x होगी। अब मैं बताता हूँ आपको, मैंने आपको बताया पेरीमीटर क्या होता है कि जो कॉर्नर्स वाली साइड है ना, इन सब साइड्स को प्लस करो तो उसका पेरीमीटर बनता है। मींस पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ गिवन शेप। वो जो गिवन शेप होगी, चाहे वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, कोई भी शेप हो, उसकी ऑल साइड्स को सम करेंगे, उसका पेरीमीटर निकलेगा। इसका ये एक जो है रेक्टेंगल है, इसका पेरीमीटर कितना है हमें पता है, उसने पेरीमीटर दिया हुआ है 10 यार्ड, उसका उसने पेरीमीटर दे दिया हुआ है। अब सम ऑफ ऑल साइड्स का मतलब है कि उसकी लेंथ को ऐड करेंगे और उसकी विड्थ को ऐड करेंगे। तो हमें पता है, अब अगर हम इसका निकालें तो लेंथ उसकी 4 है प्लस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स, तो हम लिख सकते हैं 4 प्लस 4 प्लस एक्स प्लस एक्स। तो ये 10 यार्ड बेसिकली 4 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस एक्स के इक्वल है। ये इसकी लेंथ है जो उसने हमें दी हुई है, और विथ को हमने क्या कह दिया, एक्स, क्योंकि हमें नहीं पता तो हमने उसको अननोन वैल्यू के साथ रिप्रेजेंट कर दिए। अब यहाँ पे 10 यार्ड इज इक्वल टू 8 प्लस 2x, क्या होगा, ये 8 इधर पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा, सिंपली माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, वो हो जाएगा 10 यार्ड में से जो है 8 यार्ड, यहाँ पे यार्ड बेशक साथ लिख दें, 8 यार्ड यहाँ से माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी विथ क्या थी, 4 यार्ड थी, इज इक्वल टू 2x। x जो है हमारे पास उसकी विथ है, जो कि अभी तक हमारे पास अननोन है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 यार्ड इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। अब हमें अननोन चाहिए, इक्वेशन किस तरफ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, जब इस तरफ शिफ्ट होगी तो वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 यार्ड डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स। ये आपने याद रखना है, ये यार्ड है, इस तरह में स्मॉल बेशक आप साथ लिख दें, ये वाई नहीं है, ठीक है, इसके साथ आप स्मॉल यार्ड लिख दें, ठीक है, ताकि आपको याद रहे, ये वाई नहीं है। अब क्या होगा, ये सॉल्व हो गई, कट जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 1, तो हमारे पास जो आंसर आएगा, जो उसकी विथ मिलेगी जो कि x है, वो कितनी आएगी हमारे पास, वो आएगी 1 यार्ड। तो इसका मतलब है वो जो रेक्टेंगुलर बैनर है वो बेसिकली वो 4 यार्ड उसकी लेंथ है, और उसकी विथ जो है वो 1 यार्ड है, और जो उन्होंने लगा के कहीं पे भी लगाना है। इसमें जो कंफ्यूज करने वाली चीज़ है वो क्या कह रहा है कि दे पेड RS 3.75 रुपीज़ पर यार्ड फॉर द फैब्रिक एंड 9 रुपीज़ फॉर द फिल्म टू गो अराउंड द बैनर। इस चीज़ के साथ आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसके अंदर जो आपके पास हिडन इन्फॉर्मेशन है वो आपको पैरामीटर प्रोवाइड करेगा, और आपको पैरामीटर का फार्मूला आना चाहिए। पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ द ऑल साइड्स ऑफ द गिवन शेप। वो गिवन शेप रेक्टेंगल हो सकती है, ट्राइंगल हो सकती है, कोई भी शेप हो सकती है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कह रहा है अ शू फैक्ट्री हैज़ एन एसेट ऑफ RS 2000 मीन 20 लाख, ऑफ विच 3/5 द कैपिटल एंड रेस्ट इज डेप्थ, फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेप्थ। इसका मतलब है वो ये बता रहा है कि एक जूता बनाने वाली कंपनी है जिसके टोटल असासा जात हैं, जो टोटल उसके पास असासा जात हैं वो 20 लाख रुपए के हैं। उन 20 लाख रुपए में से 3/5 ऑफ दैट टोटल अमाउंट जो है वो क्या है, कैपिटल। कैपिटल मतलब ये कि जिससे उन्होंने ये जो उनका ज़ाती मतलब कंपनी के मालिकान का अपना ज़ाती पैसा है जो उन्होंने खुद लगाया था, जिससे उन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की थी। एंड रेस्ट इज़ डेप्थ, और बाकी जो उस 20 लाख के बाकी जो पैसे हैं वो उन्होंने आगे पीछे से दोस्तों से या किसी इन्वेस्टर से पकड़ के उधार के तौर पे वो पैसे लिए ताकि वो अपनी कंपनी को चला सकें। जब उनकी कंपनी में प्रॉफिट आना शुरू होगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसका डेप्थ उतारते जाएंगे और वो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग होती जाएगी, तो उसका जो है वो डेप्थ उतारते जाएंगे। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेप्थ। वो बता रहा है कि टोटल एसेट्स उसके 20 लाख रुपए के हैं, जिसमें से 3.5 उसका कैपिटल है, 3/5, और बाकी सारा क्या है उसका डेप्थ है। तो हमने ये फाइंड करना है, उसने हमें कहा है कि उस 20 लाख रुपए में से हमने बताना है कि उसका कैपिटल क्या था और उसका डेप्थ क्या था। तो बेसिकली जो टोटल एसेट्स होते हैं, एसेट्स होते हैं वो बेसिकली किसके इक्वल होते हैं, वो कैपिटल प्लस
डेप्थ्स के इक्वल होते हैं। तो टोटल एसेट्स जो हैं उसके वो कितने हैं, वो 20 लाख रुपए के हैं। कैपिटल जो है उसका 3.5 है। तो इसका मतलब है अगर हम उसका कैपिटल निकालें, कैपिटल जो है उसका वो 3/5 ऑफ एसेट, उसके टोटल एसेट्स हैं। उसके जो टोटल एसेट्स हैं उसका वो क्या है, 3/5 है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 3/5 ऑफ 2000 मीन 20 लाख रुपए का 3.5, जिसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। हम 3/5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 लाख से, तो हमें जो है वो अमाउंट मिल जाएगी जो उसके टोटल एसेट्स हैं। तो अभी हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। 3/5 जो है, 3/5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 20 लाख के साथ, 2000 के साथ। तो इस तरह पता चला कि जी उनके जो टोटल एसेट्स हैं वो हैं 12 लाख रुपए के जो हैं उनके एसेट्स हैं। ठीक हो गया, ये उनके टोटल एसेट्स हैं। एसेट्स भी पता चल गए हमें, सॉरी ये टोटल उनका क्या है, कैपिटल है। कैपिटल जो उनका है 12 लाख का है, उनके जो टोटल एसेट्स हैं वो 20 लाख के हैं। कैपिटल भी पता है हमें और उनका जो है हमें एसेट भी पता है, तो हम यहाँ से डेप्थ निकाल सकते हैं। जिस तरह हमें पता है ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस डेप्थ। तो हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे, एसेट्स कितने हैं उसके 20 लाख रुपए, उसके इज इक्वल टू कैपिटल कितना है उसका 12 लाख रुपए, प्लस डेप्थ प्लस उसका जो उसके ऊपर कर्जा है। ठीक है, अब जो डेप्ट्स हैं उसके वो हमने फाइंड करने हैं। तो डेप्ट्स इधर ही रह जाएंगे, 12 लाख उधर जाके क्या हो जाएगा, 20 लाख में से माइनस हो जाएगा। तो ये उसके डेप्ट्स रह गए जो उन्होंने उससे कर्जा लिया था। तो टोटल हमें पता चल जाएगा जो कि 8 लाख रुपया है वो उसने क्या लिया हुआ है, उधार लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है उसने, उधार लिया हुआ है किसी से, और बाकी 12 लाख रुपया जो है उस कंपनी ऑनर ने अपना लगाया था, और 8 लाख रुपया किसी से उधार लेके उसने कंपनी बनाई जिसके टोटल उसके एसेट्स 20 लाख रुपए के थे। 3/5 जो है कैपिटल था उसका, उस 20 लाख में से 3/5 जो उसका कैपिटल था, बाकी उसका कर्जे थे। तो हमने टोटल जो उसका एसेट थे वो हमें पता है 20 लाख थे। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल 3/5 ऑफ टोटल एसेट्स, तो हम 3/5 ऑफ टोटल अमाउंट लिखेंगे। 3/5 को टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसकी अपनी जो है उसकी जो अपनी कैपिटल अमाउंट है मिल जाएगी। अब उस कैपिटल अमाउंट हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में यूज़ कर देंगे। जो एसेट्स हैं वो कैपिटल प्लस डेप्थ के इक्वल होते हैं। एसेट्स भी पता चल चुके हैं हमें, कैपिटल भी पता चल चुका है, डेप्थ देखना है कितना उसने कर्जा लिया हुआ है। तो हमने क्या किया, ये 12 लाख जो है इधर पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव होगा, तो जो 8 लाख है सॉल्व करके हमें पता चलेगा वो क्या है, उसने कर्जा लिया हुआ है। हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर इन पास्ट 100 ईयर्स वाज रिकॉर्डेड टू बी -89.2 डिग्री सेल्सियस, कि जो पिछले 100 साल के अंदर सबसे कम टेम्परेचर जो मेजर किया गया है वो -89 डिग्री सेल्सियस मेजर किया गया है। कहाँ पे, वोस्टॉक एंटार्क्टिका के एक रीजन में वोस्टॉक के ऊपर मेजर किया गया ऑन जुलाई 21 1983 के अंदर। कहता है इस टेम्परेचर को हमने कन्वर्ट किस स्केल में करना है, फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल में। साथ उसने हमें फार्मूला दे दिया कि फ़ारेनहाइट को, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में किस तरह चेंज किया जा सकता है और सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज किया जा सकता है। यहाँ पे मैं सेंटर में लाइन लगा देता हूँ, इसी फार्मूले को हमने यूज़ करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे हम लिखेंगे फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इज इक्वल टू 9/5 C डिग्री सेल्सियस जो है प्लस 32, और यहाँ पे फार्मूला हम यूज़ रखेंगे केल्विन स्केल के लिए डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो हमारे पास टेम्परेचर जो है डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है 9/5, डिग्री सेल्सियस वाली हम वैल्यू यहाँ पे ऐड कर देंगे जो कि हमारे पास है -89.2 डिग्री सेल्सियस। अब ये डिग्री सेल्सियस किस में चेंज हो चुका है, फ़ारेनहाइट में, प्लस 32। तो यहाँ से हमें फ़ारेनहाइट स्केल मिल जाएगा। हम -89.2 को 9/5 जो है हम उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, -89.2 के साथ, 89.2 के साथ, और उसमें साथ हम 32 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि -128.56 जो है फ़ारेनहाइट जो है टेम्परेचर में था। मतलब जो टेम्परेचर -89.2 डिग्री सेल्सियस में था, जब हमने उसको फ़ारेनहाइट में चेंज किया तो वो -128.56 जो है फ़ारेनहाइट स्केल में चेंज हो गया। अब केल्विन टेम्परेचर का भी हमारे पास फार्मूला है, सिर्फ सिंपल हमने क्या करना है,
वैल्यूज़ को पुट करना है। डिग्री सेल्सियस में जो वैल्यू थी वो -89.2 डिग्री सेल्सियस थी, उसमें हम ऐड कर देंगे 273, सॉल्व करेंगे तो हमें उसका टेम्परेचर केल्विन में मिल जाएगा। सिंपली -89.2 + 273, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो आ गया 183.8 केल्विन। तो ये हमारा टेम्परेचर है। अब इसके बाद हमारा रह गया सिर्फ लास्ट क्वेश्चन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हम उसको सॉल्व करते हैं अब। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिहाज से बड़ा अच्छा है कि बच्चों को फाइनेंशियल नॉलेज भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल नॉलेज भी आएगा कि कंपनीज़ किस तरह वर्क करती हैं और कंपनीज़ के अंदर लोगों के शेयर्स कैसे होते हैं। सबसे पहले देखें, वो कह रहा है अ कंपनी वाज पीनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। कह रहा है कि एक कंपनी है जिसको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, जुर्माना कर दिया है। पीनलाइज मतलब जुर्माना कर दिया गया है, सज़ा के तौर पे जुर्माना दिया गया है। एक्ट फॉर अ लो क्वालिटी प्रोडक्शन, उनने किया क्या था कि जो उनके प्रोडक्ट्स थे वो मेयार के मुताबिक नहीं थी, लो क्वालिटी प्रोडक्शन थी, मिलावट वाली चीज़ें हो सकती हैं। कोई भी कंपनी थी, किसी भी किस्म की कंपनी हो सकती है जिसमें उन्होंने जो चीज़ें बनाई वो मिलावट ज़्यादा थी, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। गवर्नमेंट को पता चला, गवर्नमेंट ने उनकी क्वालिटी चेक की, पता चला जी कि वो मेयार के मुताबिक नहीं उतरे, गवर्नमेंट ने उनको कर दिया जुर्माना। अब वो कह रहा है इफ़ कंपनी हैज़ 3 शेयर होल्डर्स, कह रहा है कि कंपनी के 3 शेयर होल्डर्स हैं। शेयर होल्डर्स का मतलब है कि कोई 3 दोस्तों ने मिलकर ही कंपनी बनाई होगी, ठीक है, जिसमें तीनों ने कुछ पैसे इकट्ठे करके ये कंपनी स्टार्ट की होगी और इसको बिज़नेस को चलाया होगा, जिसमें इन 3 लोगों के पैसे होंगे। उस मुताबिक किसी ने, मतलब अगर 1 लाख की कंपनी है, किसी ने 50,000, तो किसी ने 20,000, किसी ने 30,000, मतलब तीनों ने इक्वल अमाउंट जो है मिला के कंपनी स्टार्ट की होगी। इसी तरह वो कह रहा है फरा, मरियम एंड तहरीम इन्वेस्टिंग इन रेशोज ऑफ 1:2:3। अब कह रहा है कि फरा, मरियम और तहरीम की जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, 1:2:3 में। मतलब अगर एक हिस्सा फरा का है तो 2 हिस्से मरियम के हैं और 3 हिस्से जो है उस कंपनी में तहरीम के हैं। एंड अमाउंट ऑफ पेनल्टी इज़, ये जो अमाउंट ऑफ पेनल्टी है 4,56,868 रुपीज़ है, ये जो जुर्माना पड़ा है। तो फाइंड द पेनल्टी पेड बाय द ईच ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो देखें, जिस हिसाब से कंपनी में शेयर होता है उसी हिसाब से शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट भी मिलता है और उसी हिसाब से नुकसान भी उन्होंने उठाना होता है। फॉर एग्जांपल, मैं हूँ और मेरा एक दोस्त है, हम दोनों ने मिलकर कंपनी बनाई है, मेरे 90% शेयर हैं और मेरे दोस्त के उसमें 10% शेयर हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने और मेरे दोस्त ने जो कंपनी बनाई है उसने 100 रुपये का जो है प्रॉफिट किया है, तो जैसे कि 90% शेयर मेरे हैं तो 100 रुपये का 90% प्रॉफिट मुझे मिलेगा और 10% प्रॉफिट मेरे दोस्त को मिलेगा। या इस तरह समझ लेते हैं कि उस कंपनी में हमें 100 रुपये का नुकसान हो गया है, तो नुकसान भी जिसका जितना ज़्यादा शेयर होगा उसको उतना ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी जो जुर्माना है इनको उसी हिसाब से देना पड़ेगा कि जिसका जितना ज़्यादा शेयर है उसको उतना ज़्यादा जुर्माना देना पड़ेगा। अब फरा का सबसे कम जुर्माना होगा, मरियम को उससे ज़्यादा देना पड़ेगा और तहरीम को उससे ज़्यादा। अब हमने ये बताना है कि इन तीनों को टोटल तो ये जुर्माना हुआ है, फरा को कितना हुआ है, तहरीम को कितना हुआ है और जो है मरियम ने कितना जुर्माना जमा करवाया। तो सबसे पहले तो हम नंबर और टोटल शेयर्स देखते हैं ना, टोटल शेयर्स कितने हैं। शेयर्स जो है वो कितने हैं, 1 + 2 + 3। हम कहते हैं जी एक शेयर जो है वो फरा का है, 2 शेयर्स मरियम के हैं और 3 शेयर्स तहरीम के हैं, जो कि हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स के हैं 6 शेयर्स हमने कह लिए। इस कंपनी के जो हिस्से हैं वो 6 हैं, जिसमें से 1 आउट ऑफ 6 जो है वो फरा का है, 2 आउट ऑफ 6 जो है वो तहरीम का है, क्योंकि 6 हिस्से हैं तो उसका एक हिस्सा फरा का है, 2 हिस्से तहरीम के हैं, मरियम के हैं और 3 हिस्से तहरीम के हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि इसी शेयर के मुताबिक हमने इनका क्या निकालना है, जुर्माना निकालना है। तो हम क्या करते हैं जी, पेनल्टी पेड बाय फरा। तो फरा ने कितनी पेनल्टी पे करनी है, फरा का कितना शेयर है जी 1, टोटल 1 कितने में से, टोटल 6 में से। इसका मतलब है 1 आउट ऑफ 6 जो है वो फरा पे करेगी, कितने का, टोटल अमाउंट का, जो कि उसको उस कंपनी को जुर्माना हुआ है। तो सिंपली ये सिंपल सा मैथमेटिक्स है। हमने इसको क्या करना है कि इसको 1/6 से मल्टीप्लाई कर देना, तो हमें टोटल अमाउंट मिल जाएगी जो कि फरा ने
पे की है। अब हम सिंपली 1/6 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखें जो फ़रा ने पे किया है वो है 76,144.828 रुपीज़, ये पेनल्टी है फ़रा ने पे की। इसके बाद है नंबर 2 पे जो पेनल्टी हम निकाल लेते हैं मरियम की। तो जो मरियम ने पेनल्टी पे की है वो कितनी है, उसका शेयर 2 है, इसका मतलब है 2 आउट ऑफ 6 जो उसका हिस्सा है वो 2 आउट ऑफ 6 है। तो वो 2 आउट ऑफ 6 है, इस 2 आउट ऑफ 6 जो है उस टोटल अमाउंट का भी पे करेगी। तो 456,868.97 का 2 आउट ऑफ 6 जो है मरियम पे करेगी। तो सिंपली हम 2 आउट ऑफ 6 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल अमाउंट के साथ 456,868.97 के साथ, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई मरियम ने कितना जुर्माना पे किया है। तो मरियम के हिस्से में जो जुर्माना आया है वो है 1,52,289 रुपीज़। नंबर 3 पे आती हैं जी सबसे बड़ी शेयर होल्डर जो कि तहरीम है, जिसके 3 आउट ऑफ 6 शेयर्स हैं। तो अब देखते हैं हमें मरियम के ऊपर कितना जुर्माना पड़ा है, तो सॉरी तहरीम के ऊपर कितना जुर्माना पड़ा। तो हम यही इसी तरह पेनल्टी पेड बाय तहरीम, तो जो तहरीम के ऊपर पेनल्टी है वो कितनी है, वो 3 आउट ऑफ 6। टोटल अमाउंट कितनी है हमारी 456,868.97 मतलब 4,56,868 रुपये। तो सिंपली हम 3 आउट ऑफ 6 जो है जो उसका शेयर है उसी के मुताबिक हम उसका क्या निकालेंगे, उसकी पेनल्टी निकालेंगे जितनी अमाउंट उसने पे कर दी है। तो देखें जो तहरीम के हिस्से में आया है वो 2,28,434 रुपये और 48 पैसा जो हैं वो तहरीम के हिस्से में पेनल्टी आई है। तो सबसे ज़्यादा जो मोए हुआ है वो तहरीम के साथ हुआ है। अगर हमने चेक करना है कि हमारा आंसर ठीक भी आया है या नहीं, तो सिंपली क्या है, हम ये जो तीनों पेनल्टीज़ हैं इनको ऐड करते हैं और अगर वो टोटल पेनल्टी की अमाउंट के इक्वल होगी तो हमने आंसर क्या किया है, सॉल्व किया है। तो ये वैल्यू तो मेरे पास कैलकुलेटर पे लिखी है, प्लस मैं ऊपर वाली वैल्यू लिख लेता हूँ 152289.65 प्लस मैं ऊपर वाली वैल्यू जो पेनल्टी पड़ी है फ़रा को वो भी लिख लेता हूँ 76,144.828। तो ये मैंने सॉल्व किया तो यही 456,868.97, तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ गया है। तो इससे हमें ये पता चला है कि जो सबसे ज़्यादा मोए हुई है वो तहरीम के साथ हुई है, उससे कम मरियम के साथ, और सबसे कम जो हुई है वो फ़रा के साथ हुई है। ये वीडियोस देखने के लिए आपका शुक्रिया। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने क्लास फेलोज़ के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह मैं आपके साथ जो है रोज़ाना एक सीक्वेंस वाइज रोज़ाना एक वीडियो शेयर करूंगा और बहुत जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करवाने के बाद आपकी रिवीजन प्लस पास्ट पेपर्स प्लस एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।